हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आपको सीटेट पेपर 2 जो कि आपका क्लास 6 to 8 के लिए है, उसके हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको आज इस क्लास में कराएंगे। इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग दोस्तों देखिए और अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर करिए कि आज की क्लास के इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। इस दोस्तों विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए इन प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग जो है। जैसा कि पहला प्रश्न हमारा है, 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। यानी कि भाषा सीखने की वह कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। क्या वह आपकी अनुवाद विधि है, या द्विभाषी विधि है, या अप्रत्यक्ष विधि है, या प्रत्यक्ष विधि है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि, जिसे आप डायरेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 32 नंबर का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में दोस्तों जितने भी हम आपको हिंदी के 30 प्रश्न कराएंगे सभी महत्वपूर्ण है और सीटेट के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि पूछा गया है 32 नंबर का प्रश्न कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्यों। पहला ऑप्शन, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। तीसरा ऑप्शन, या खेल में आनंद आता है। या चौथा ऑप्शन है, खेल में शारीरिक विकास होता है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो दोस्तों बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। हमेशा आपको एक लॉजिकल तार्किक आंसर ही सर्च करना है और उसी को दोस्तों आपको सर्च करके टिक करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 33 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को देखिए, पूछा गया है कि पाठ के अंत में अभ्यास एक्सरसाइज और गतिविधियों मींस एक्टिविटीज का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है पूछा गया है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों सीटेट के प्रश्नों को काफी सतर्कता से और सावधानी से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे और गलत कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है। पहला वाला ऑप्शन है, क्या भाषा का विस्तार करना, ये नहीं है। क्या सृजनात्मकता का विकास करना, क्या ये नहीं है। या बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये नहीं है। या प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद करवाना नहीं चलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग जो है। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर का प्रश्न है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है काफी अच्छे प्रश्न है आज के क्लास के। प्रश्न हमारा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, यानी कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एक्सरसाइज एवं गतिविधियां एक्टिविटीज हों जो, पहला वाला ऑप्शन, सरल भाषा वाले हों, या बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, या केवल पाठ से ही संबंधित हों, या पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो देखिए दोस्तों, निगेटिव ऑप्शंस नहीं चलेंगे। ठीक है, जैसे सी वाले में दिया है केवल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन आपका दिया है पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, ये भी नहीं होगा आपका। सरल भाषा में हो सकता है, लेकिन उससे बेस्ट है बी वाला ऑप्शन आपका, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। यानी कि बच्चों को खुद कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते रहने देना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग जो है। अगला प्रश्न हमारा है 35 नंबर का प्रश्न है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए खाली स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे दिया गया सबसे कम महत्वपूर्ण की बात की गई है। पहला है किसी विषय पर चर्चा करना, क्या ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। या बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, क्या ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। या प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये वाला ऑप्शन होगा। या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ये वाला आपका ऑप्शन
सही हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर पूछना। पूछा गया था प्रश्न, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए प्रश्न के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान आंशिक रूप से होता है, क्या पूर्ण रूप से होता है, या नहीं होता है, या होता है। यानी कि अगर आप लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं तो उस समय जो है मातृभाषा का जो व्याख्यान है, क्या आंशिक रूप से होता है, या पूर्ण रूप से होता है, या नहीं होता है, या होता है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, इसका पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आंशिक रूप से होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 37 नंबर का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़िए और ऑप्शंस को भी पढ़िए हमारे साथ, लेकिन हमसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं। पूछा गया है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। दूसरा वाला ऑप्शन है, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और तीसरा वाला ऑप्शन है, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है, भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। 38 नंबर का प्रश्न है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया है। भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला वाला ऑप्शन है, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, त्रुटियां अस्थायी होती हैं, या भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियां अस्थायी होती हैं, या भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा गया है प्रश्न, भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया है। तो इसका सी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियां अस्थायी होती हैं। ये गलत है, अस्थायी कैसे हो सकती हैं, अस्थायी होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा है अगला प्रश्न हमारा है 39 नंबर का, काफी अच्छा प्रश्न है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन मीन्स असेसमेंट करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं, पूछा गया है प्रश्न। पहला है, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, या लिखित प्रश्न पत्र, या पाठ से देखकर सुलेख लिखना, या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो आपका सीटेट में लॉजिकल आंसर होगा, जो तार्किक होगा, वही आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीटेटी कई एग्जाम में देखने को मिला है। जैसा कि प्रश्न हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन में असेसमेंट करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी यदि आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन कर रहे हैं तो कौन सी सामग्री आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। पहला है हमारा ऑप्शन आतंकवाद पर आधारित निबंध, दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, और चौथा ऑप्शन है औपचारिक पत्र। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बी वाला ही ऑप्शन बेस्ट है सबसे, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया है।
कौन सा इसमें से उद्देश्य नहीं है? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, क्या ये नहीं है? या बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये नहीं है? या बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, क्या ये नहीं है? या बच्चों की रचनात्मकता का विकास, क्या ये नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। 41 का आपका सी सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न ये भी रहा आपका 42 नंबर का। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, देखते होंगे दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो घर की भाषा होती है अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, ऐसा क्यों? पहला वाला ऑप्शन है सरल होती है, या बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चों की भाषाई पूंजी है, और मानक स्वरूप के लिए होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चे की भाषाई पूंजी है। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो घर की भाषा होती है वो बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। 43 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य मीन्स होता है होमवर्क की बात की गई है। भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है? पहला, सीखने को विस्तार देना होता है, या अभिभावकों को प्रसन्न करना होता है, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना होता है, या कापियां भरवाना होता है? आप लोग बताइएगा। देखिए, हमेशा आपको एक अच्छा तार्किक आंसर देना है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने को विस्तार देना। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। 44 नंबर का, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। पहला है, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, या भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, या भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। 44 का भाषा अर्जन की बात की गई है, तो बी वाला ही ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कि भाषा विकास मीन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की गई है कि संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है भाषा विकास के संबंध में? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, क्या ये सही नहीं है? पहला वाला ऑप्शन है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। बिल्कुल सही बात है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है, ये भी बात सही है आपका। चौथा वाला ऑप्शन है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। भाषा विकास के संबंध में भाषा विकास व्यक्ति की निरपेक्ष होती है, ये गलत है, व्यक्ति की सापेक्ष होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप ऊपर देखे होंगे, आपके जो 15 प्रश्न थे ये आपके पेडोलॉजी मीन्स शिक्षण से पूछे गए। जैसा कि प्रत्येक विषय में आपसे पूछे जाएंगे, तो हिंदी में आपके 15 प्रश्न आपके शिक्षण से आएंगे, बाकी 15 प्रश्न जो है आपका गद्यांश से आएगा। गद्यांश मीन्स वो आपका पैसे से रिलेटेड आएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका पैसे से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 46 से लेकर के 54 तक, यानी 54 तक, यानी 46 से लेकर के 54 तक प्रश्न आपका पैसेज पे आधारित है। तो ये आपका पूरा पैसेज है, इसको पढ़ना है हम लोगों को, और इसके आधार पे जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। तो आइए पढ़ते हैं। जैसे दिया गया, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों जो 46 से लेकर के 54 तक दिए गए हैं में सबसे उचित विकल्प चुनिए। इस गद्यांश के आधार पे ही आपको उत्तर देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए पढ़ते हैं। जैसा कि हमारा ये गद्यांश है, जैसे दिया है, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्षितिज मीन्स धरती और आकाश की बात की गई है, ठीक है, इसको आप समझते चलिएगा।
और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है, यानी कि हमारे जीवन से तुलना की गई है, बताई गई है चीज़ों को। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। वर्नार्ड शॉ। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा, तो ये पूरा पैसेज है, इसको पढ़ना आपको अच्छे तरीके से जीवन की एक खुली किताब मानते थे, और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक में वंचित कर दें। आगे देखते हैं, आगे भी हमारा पैसेज है, थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, इसको समझना जरूरी है। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल नहीं बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरीके से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए। कितनी अच्छी दोस्तों लाइनें लिखी हैं। इस गद्यांश को पढ़कर के कुछ चीजें हम लोगों को सीखना चाहिए अपने जीवन में, कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। ये लाइन कितनी बेहतर है। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरीके से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। काफी अच्छी लाइनें लिखी गई हैं इस गद्यांश के माध्यम से। हम लोगों को अपने जीवन में भी कुछ न कुछ चीजें दोस्तों सीखनी चाहिए। आइए देखते हैं, इनके आधार पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश के आधार पे इन प्रश्नों को देखते हैं। काफी अच्छे प्रश्न हैं, जैसे कि 46 नंबर का प्रश्न है, 46 नंबर का पूछा गया है कि क्षितिज किसे कहते हैं। अभी ऊपर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है क्षितिज किसे कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन है जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, या जहां धरती और आकाश पास पास होते हैं, या जहां तक धरती दिखाई पड़ती है, या जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षितिज आप देखते होंगे जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, उस कंडीशन को क्षितिज कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि पैसेज में ऊपर दिया गया था। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 47 नंबर का प्रश्न है। काफी अच्छा प्रश्न है। ये भी पूछा गया है कि यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, या उसका विस्तार अधिक है। यदि किसी का और छोर नहीं होता है तो आप लोग कॉमन सेंस से ही इसको बता सकते हैं, उसकी सीमा ही नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसकी सीमा नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। 48 नंबर का प्रश्न है हमारा है, फिट और इंसान शब्द देशज है, आगत है, तत्सम है, तद्भव है। ठीक है, ये व्याकरण से प्रश्न पूछ लिया गया है। फिट और इंसान शब्द है। देखिए दोस्तों, जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें एक दो प्रश्न आपको जो है आपके व्याकरण से भी देखने को आपको मिलेंगे। तो फिट और इंसान शब्द है, आप लोग बताइएगा ये किस प्रकार के शब्द हैं। तो ये आपके दोस्तों जो है आगत शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है। पहला वाला ऑप्शन है पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, या सभी जीवों से, या क्षितिज से। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला 49 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खुली पुस्तक से। जैसा कि ऊपर आप गद्यांश पढ़ रहे होंगे दोस्तों, अच्छे से उसको पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आप इसके ऑप्शन आसानी से सर्च कर पाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आगे चलते हैं। ये हमारा 50 नंबर 50 नंबर का प्रश्न है। 50 नंबर का पूछा गया है कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि।
पहला वाला ऑप्शन है किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, या किसी को टिकने नहीं देते हैं, या किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। देखिए आप नीचे वाली लाइन में जब आप देखेंगे गद्यांश तो साफ साफ लिखा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, मीन्स 50, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 51 नंबर का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी गद्यांश के आधार पे ही है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए या जीने का हक है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा है सभी लोगों को जीने का हक है। 51 मीन्स 51 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 52 नंबर का प्रश्न है, ये भी गद्यांश पे ही आधारित है। पूछा गया है कि आसमान हमें दिलाता है, पहला रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारा का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, भय से छुटकारा का आश्वासन आसमान हमें दिलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 53 नंबर का प्रश्न है। एक्चुअली में दोस्तों ये व्याकरण से पूछ दिया गया प्रश्न, गद्यांश में ही है लेकिन व्याकरण से पूछा गया है। पूछा गया है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पहला है क्या भय में, जीव में, स्वभाव में या प्रकृति में। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, भय। भय में जो है आप इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे आप लोग, जो है प्रीफिक्स, जिन्हें आप इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 54 नंबर का प्रश्न है, अपराध शब्द है क्या भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या पदार्थवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। आप लोग बताइएगा कि अपराध शब्द क्या है। अपराध आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 25 से 30 तक में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों ऊपर आपका एक पैसेज दिया था, नीचे भी आपका एक पैसेज दिया गया है, लेकिन ये जो पैसेज आपका एक कविता के रूप में, एक पोयम के रूप में है। तो इस पोयम को आपको पढ़ना है और इसके आधार पे भी नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके उत्तर को आपको देना है, इसके सेंस को, इसके भाव को समझना है और इसके आधार पे ही इस नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर को देना हम लोगों को है। आइए पढ़ते हैं। दिया गया है कि चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती वहां जहां कोई नहीं पहुंचा। कभी चींटियां से पहले संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं बोलती, कभी स्मृति में रखती हैं सजोकर। आगे चलते हैं, आगे भी है इसमें दिया गया है कि सजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे विखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरों से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो ये आपका एक पोयम है, एक कविता दी गई होती है, इसके भाव को आपको समझना रहता है, इसके भाव को आप समझेंगे, इसके आधार पे नीचे कुछ प्रश्न है, इनके उत्तर को आपको बताना है। आइए देखते हैं प्रश्न को सीधे। प्रश्न हमारा है उस पोयम कविता के आधार पे। पहला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं, क्या छूकर, बोलकर, संदेशों से, संकेतों से। कॉमन सेंस का प्रश्न है, आसानी से आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संकेतों से। 56 नंबर का प्रश्न है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, दूसरों से जलने वाले को या सबसे घृणा करने वाले को या पाने की इच्छा करने वाले को या कुछ भी न चाहने वाले को। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरों से जलने वाले को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, सभी कविता पे आधारित, पोयम पे ही आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है 57 नंबर का प्रश्न है, चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना। आप लोग बताइएगा। तो चींटियों के स्वभाव में संदेश पहुंचाना तो है ही, जीवन को परखना भी है, दौड़ भाग करना है, ईर्ष्या करना नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, 57 का ए।
अगला प्रश्न हमारा है 58 नंबर का, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों की गंध से, या रास्ता टटोलने से, या मित्रों के सहयोग से, या शत्रुओं की चुनौती से? आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम जो है। अगला प्रश्न है, ये भी काफी आसान प्रश्न है। पूछा गया है कि मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियां, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां पहचानती नहीं हैं, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, ये याद रखती हैं। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन। काफी अच्छा प्रश्न है। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां याद रखती हैं। अगला प्रश्न और आज की क्लास का एटलीस्ट अंतिम प्रश्न हमारा है 60 नंबर का प्रश्न। काव्यांश में मगर का अर्थ है, मगर का केवल, परंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मगर का अर्थ हो जाएगा परंतु। आज की क्लास में इन हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपके कितने सही हुए, आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, अपना प्रतिक्रिया मीन्स अपना रिएक्शन आप जरूर दें।